सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। माफ़ कीजिएगा 2 दिन आपके सामने ये अपडेट नहीं आ पाई, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सब कवर हो जाएगा। आपको बताऊं, ईरान की काफ़ी ज़्यादा जो है ताकत बढ़ गई है। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जी हाँ, ईरान की जो सैटेलाइट थी, जिसकी कोशिश ये थी कि रशिया हमको ऊपर भेज दे, क्योंकि ईरान में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दम पर ऑर्बिट के पार अपनी जो सैटेलाइट है वो भेज सके। याद आ गया आपको? ये 4 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था। रूस ने कहा था कि हम मदद करेंगे। रूस ने जो वादा किया था ईरान से वो निभा दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये ईरान की जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है और पूरी तरह से वो कामयाबी से पहुंच चुका है। मतलब जो उनका मकसद था वो कामयाब हो गया है और रूस ने अपनी दोस्ती वफा कर दी है बेहतरीन तरीके से। आपको बता दूं कि खयाम नाम का ये जो सैटेलाइट है ईरानी, अब वो अंतरिक्ष में मौजूद है। हालांकि अमेरिका ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि अमेरिका और यूक्रेन दोनों का इल्ज़ाम था कि रूस इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन ईरान ने इसको ठुकरा दिया था। बहरहाल अब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इस बात को खुद कहा है। इस बात से आप समझ लीजिए, वो ये कहते हैं कि ईरान अब डबल पावर में हो गया है। मतलब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी है, हम और शक्तिशाली हो गए हैं। हकीकत यह है कि इस सैटेलाइट का इस्तेमाल रशिया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है। और आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ ईरान और रशिया से है। अब डर ये देखिए कि अमेरिका ने इस बात को कह भी दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। कहा है कि रूस और ईरान की जो बॉन्डिंग है, जो दोस्ती है, वो दुनिया के लिए खतरा है। हालांकि ये दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए नहीं, इजराइल और अमेरिका के लिए रूस और ईरान की एकता सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कौन सा है? सवाल है मेरा बच्चों, भूल जाते हो तुम्हें। F-35 विमान अमेरिका का, जिसको तुर्की लेने के लिए तड़प रहा था और बवाल हुआ था। खैर, F-35 विमान बनाने वाली कंपनी का नाम लॉकहीड मार्टिन है। अब आपको बताऊं, उस लॉकहीड मार्टिन को बताया ये जा रहा है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया है रूसी और ईरानी हैकर्स के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर यह प्रूफ है, इस वीडियो को देखिए। हैक करने के बाद जो इसके एंड में जो लैंग्वेज आ रही है वो रशियन है। इल्ज़ाम दोनों पर लगा है, रूस पर और ईरान पर। अब इतनी बड़ी वेबसाइट का हैक होना इस बात की दलील है कि ईरान और रशिया काफ़ी तेज़ी से अमेरिका के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं और जो डेटाबेस होता है वो उनके हाथ लग चुका है। ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है कि ईरान ने पर्शियन गल्फ में अरब सागर की तरफ से एक शिप को सीज किया है, जो कि डीजल क्रूड ऑयल जो है चुरा कर लेके जा रहे थे। हालांकि ईरान ने हमेशा की तरह डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो शिप कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था। हालांकि ये बता दिया है कि 12 लोग जो विदेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है ईरान के द्वारा। दोस्तों, कासिम सुलेमानी को कौन नहीं जानता, जिनको धोखे से ईरान के कमांडर को, IRGC के कमांडर को धोखे से ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में अमेरिका ने मरवा दिया था। आपकी स्क्रीन पर ये वो शख्स है जिसका कासिम सुलेमानी के कत्ल में इसका सबसे अहम रोल था। जी हाँ, इसका बयान भी कासिम सुलेमानी के खिलाफ था और उनके कत्ल के बाद इसने मुबारकबाद भी पेश करी थी और कहा था कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। अब इस शख्स को मरवाने के लिए ईरान ने एक बंदा हायर किया था। ये वो तस्वीर है उस बंदे की। आपको बता दूं कि ईरान की जो कोशिश थी वो फेल हो गई है। FBI ने इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके निशाने पर कासिम सुलेमानी के कातिल थे। IRGC की तरफ से इस इंसान को $3 लाख का ऑफर किया गया था कि अगर आप इस अमेरिकी शख्स को कत्ल कर देंगे तो $3 लाख आपको दिया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, एक बुरी खबर आपको बताऊं, जो भी मिडिल ईस्ट में ईरान के सपोर्ट में छोटे मोटे ग्रुप होते हैं, जैसे यमन है, हौथीज़ हैं, फ़िलिस्तीन, गाज़ा हैं, इनके लड़ाकुओं को ड्रोन और मिसाइल
ईरान प्रोवाइड करवाता है, ये सबको पता है। हालांकि ईरान इस बात को नहीं मानता है, लेकिन हाँ, ईरान ये काम करता है, ये सारी दुनिया अच्छे से जानती है। इसी काम में लेबनान, यमन और ईरान के कुछ लोग IRGC के लेबनान में एक ऑपरेशन कर रहे थे, मिसाइल टेस्ट कर रहे थे। मिसाइल टेस्ट फेल हो गया, वहीं पर ब्लास्ट हो गया। जिस ब्लास्ट में, पहले ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो उस एक्सीडेंट की है, वारदात की है। इस ब्लास्ट में 6 ईरानी और लेबनान के कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट और इसके अलावा हुतीज के कुछ लड़ाके मारे गए हैं। ये सना ने खुद, वहाँ की यानी यमन की जो सरकारी वेबसाइट है, उसने खुद कंफर्म किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना फजूल, मतलब बिना किसी वजह, एक ऑपरेशन के फेल होने की वजह से 3 देशों के एक्सपर्ट मारे गए। वहीं आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर लगा रहा हूं। यमन की मिलिट्री, हुतीज समझ लीजिए, वो मिलकर ज़बरदस्त तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं यमन के अंदर ही। इजराइल और अमेरिका के झंडों को ज़मीन पर लगाकर साफ साफ उन्होंने दिखा दिया है दुनिया को कि सबसे बड़े दुश्मन यही हैं दोनों इनके। इसीलिए कहा जाता है एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मुस्लिम देशों को इसी तरह से निशाना बनाता है, ये जहां घुसते हैं बर्बाद कर देते हैं। फिलिस्तीन और गाज़ा का हाल आपने देखा है, अफगानिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का यही एजेंडा होता है और इसी तरह से ये काम करते हैं। खैर, उनके खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ महागठबंधन चल रहा है। बताया जा रहा है ये तस्वीरें जो चल रही हैं, ये अभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज यमन में जारी हैं। हालांकि यमन में इजराइल आए दिन एयर स्ट्राइक करता रहता है। वहीं दोस्तों, आपको एक दुखदाई खबर बता दूं, दिल दुखाने वाली। अरब को आप क्या इमेजिन करते हैं? जो भी इमेजिन करते हैं उस पर एक झटका। सऊदी अरब की मिलिट्री अमेरिका के साथ सऊदी अरब के अंदर ही, ये देखिए तस्वीरें, सऊदी अरब के अंदर ही मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताया गया है नेटिव फ्यूरी 22। आपको बता दूं कि ये यनबू और अल खरीज के आसपास इस इलाके में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। सोच लीजिए, अमेरिका किसको निशाने पर लेता है और सऊदी अरब उसी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इस पर आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वहीं पर गाज़ा में जो हुआ, मुस्लिम कंट्रीज चुप रहीं, OIC मुर्दा रहा। उसके अलावा कई सारी कंट्रीज ने तब बोला जब ये जंग रुक गई। कोई नहीं बोला, लेकिन एक बोला, ईरान। ईरान के साथ साथ कौन बोला? रशिया। रशिया ने अभी एक बड़ा बयान दोबारा दिया। मारिया ज़खारोवा ने, यानी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्लियर कट बात साफ साफ कह दी है कि इजराइल ने जो गाज़ा में अग्रेशन दिखाया, बच्चों का कत्लेआम हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, आम लोग मारे गए और लगातार जो वहां जुल्म हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक है, वो इजराइल। इजराइल हमेशा निहत्तों पर इसी तरह से अपनी जोर आजमाइश करता रहता है। ये रूस ने कहा, ये काफी बड़ा बयान है। अब आपको बता दूं कि रूस इजराइल से पहले ही चिढ़ा हुआ है। एक हफ्ता पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहूदियों की एजेंसियां रशिया बंद कर रहा है रूस के अंदर, और इजराइल को एक काफी बड़ा झटका लगा है। तो इजराइल के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करके व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश करी है कि उनकी एजेंसियों को बंद ना किया जाए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का रवैया काफी सख्त रहा, अपना फैसला वापस नहीं लिया उन्होंने। इसी के साथ हिजबुल्लाह का अब बयान आया है। हिजबुल्लाह ने अब कहा है, यानी हिजबुल्लाह एक ग्रुप का नाम है, उनके लीडर हसन नसरुल्लाह हैं, और हसन नसरुल्लाह लेबनान के रहने वाली शख्सियत। उन्होंने फिर से बड़ी धमकी अब दी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर, हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर अगर फिलिस्तीनियों पर हमला किया इजराइल ने, तो इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी आपको मैं क्लियर बता दूं कि मिसाइल रॉकेट वाली जो जंग है वो तो रुक गई है, लेकिन यहूदियों के हमले, इजराइलियों के हमले फिलिस्तीनियों पर अभी भी जारी हैं। लगातार रेड जारी है जिसमें लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के घरों पर क्रॉस निशान लगा दिया जा रहा है ताकि उसको तोड़ा जा सके।
कुछ मंजर। वहीं आपको बता दूं, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता। जी हां, जस्टिन बीबर ने अपने एक कॉन्सर्ट में नाजियों की तरह साइन किया, पोज किया और नाजियों की चाल जैसे उनकी वॉक होती है वो चलकर दिखाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हिटलर को हिकारत से देखा जाता है। सुनिए और देखिए। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके लिए दुनिया एकदम मदमस्त रहती है, पागल दीवानी रहती है, ये इस बार कतर होस्ट करने वाला है। कतर ने मैप जारी किया जिसमें इजराइल को दिखाया ही नहीं। आपकी स्क्रीन पर वो मैप, उस मैप को फिलिस्तीन ऑक्यूपाइड एरिया दिखाया गया। बताया गया कि जो इजराइल है, इजराइल को दिखाया ही नहीं, दिखाया गया कि ये वो फिलिस्तीन है जिसे हड़प लिया गया है। खैर, दम चाहिए ये करने के लिए जो कतर ने किया है। दोस्तों, जैसे आरएसएस भारत में काम कर रही है, ठीक इजराइल भी वही काम कर रहा है, यहूदी भी वही काम कर रहे हैं। इजराइल के इस शहर में एक इजरायली बस में 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनी थे जो इजराइल में काम करते थे, अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। वो उस बस में मौजूद थे। बस भी इजरायली थी, सरकार की थी, और जो ड्राइवर था वो भी सरकारी था, इजराइल की सरकार का था। 3 यहूदी उस बस में घुसते हैं। 3 में से एक अपने आप को इजराइल का बड़ा अफसर बताता है और कहता है ड्राइवर से कि इन 50 फिलिस्तीनियों को उतार दो, मैं इजराइल का एक बड़ा आला कमान का अधिकारी हूँ। ड्राइवर डर जाता है और 3 यहूदियों के लिए 50 फिलिस्तीनियों को बीच सड़क पर उतार देता है। बाद में जब ड्राइवर ने अपनी कंपनी को अपडेट दिया तो कंपनी ने जांच पड़ताल करी तो वो कोई मिनिस्टर अफसर नहीं था, वो आम यहूदी थे जिनका ये कमीनापन था। कंपनी ने खुद सरकार को ये बताया है, दुनिया को बताया है कि ऐसा यहूदियों ने किया, यानी 3 यहूदियों की वजह से 50 फिलिस्तीनियों को उतार दिया गया बस से। वहीं आपको दूसरी तरफ मामला जो बता रहा हूँ वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। अज़रबैजान ने फिर से बताया है कि पिछले 24 घंटे में हमारी मिलिट्री पोस्ट पर आर्मीनिया ने 24 बार हमले किए हैं। हालांकि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको पहले ही बता रहा हूं, आर्मीनिया अज़रबैजान के बीच तनाव बना हुआ है। मामला इतना ख़राब है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद आर्मीनिया को धमकी दी है, वार्निंग दे दी है, कहा है कि भड़काने वाला काम ना करें, नताइज ख़राब हो सकते हैं।
वहीं तुर्की की बात आई है तो आपको बता दूं, तुर्की ने नॉर्थन सीरिया पर एक बार फिर से ड्रोन एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 4 कुर्दिश लड़ाके मारे गए। वहीं तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि 15 अगस्त को हम और हमारी एक डेलीगेशन, तुर्की की एक डेलीगेशन अमेरिका जाने वाली है F-16 विमान पर बातचीत करने के लिए। F-16 ile ilgili müracaatımızı yaptık. Bu müracaat çerçevesinde 3 toplantı yaptık. Ağustos'ta bir toplantı daha yapacağız. 15 Ağustos'ta yakın bir zamanda Amerika'ya davet ettiler. Ve orada tabii bir kongreden çıkarken bir takım şartlar konuldu. Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil diye muhataplarımıza söyledik. Dışişlerimizde, bakanımızda, Mevlüt Beyler de söylediler. Söylemeye devam ediyoruz. Ve temennimiz, dileğimiz gelen haberlere göre bu senatoda bunun kaldırılabileceği, Beyaz Saray'da bunun kaldırılabileceği, geçen Madrid'de yapılan zirvede de Sayın Biden'ın çok olumlu bir yaklaşımda olduğunu büyük bir memnuniyet. कहते हैं एक उम्र आती है जिस उम्र में आदमी को हुक्का लेके किनारे बैठ जाना चाहिए या सुरती खानी चाहिए, नहीं तो चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। अब इस उम्र में जब किसी को किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दोगे तो होगा क्या? आदमी जो अपना कोट नहीं पहन पा रहा वो अमेरिका चला रहा है, चश्मा नहीं संभाल पा रहा है लेकिन अमेरिका चला रहा है। भाई वाह, देखिए सोशल मीडिया पे टांग खींची जा रही है। वैसे देख लीजिए पूरा वीडियो। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।